नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय समाजशास्त्र के जनक जी.एस. घुरिये के बारे में। गोविंद सदाशिवराव घुरिये के बारे में आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं। और देखिए, गोविंद सदाशिवराव जो कि हमारे भारतीय समाजशास्त्र के जनक या फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, कि इनकी जो विचारधारा रही, किस प्रकार से विचारधारा रही, कब इनका जन्म हुआ था, किस प्रकार से इनकी रचनाएँ रहीं और किस प्रकार का प्रभाव, जैसे कि हम देखते हैं कि जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो ऐसे कौन से विचारक रहे जिनका प्रभाव हम हमारे भारतीय समाजशास्त्र के जनक जी.एस. घुरिये के रूप में हम देखते हैं, और किस प्रकार से इन्होंने एक प्रखर पीढ़ी का निर्माण जो किया है, जो इनके विद्यार्थी रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ यानी सृजन एकेडमी के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास जी.एस. घुरिये के बारे में, है ना। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं फ्रेंड, जी.एस. घुरिये जी के बारे में बात आज हम करने जा रहे हैं। गोविंद सदाशिवराव घुरिये, हमारे देखिए इनकी पहचान यहीं से हो जाती है कि हम इनके बारे में कह रहे हैं कि भाई भारतीय समाजशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम यही ध्यान रखेंगे कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो भारतीय समाजशास्त्र के जनक जी.एस. घुरिये हैं। सबसे पहली बात यही आ जाती है कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक, भारतीय समाजशास्त्र के जनक। जन्म की यदि हम बात करें कि भाई इनका जन्म जो रहा वह कब हुआ, तो इनके जन्म के बारे में बात आती है कि भाई इनका जो जन्म रहा 12 दिसंबर 1893 को। कब हुआ फ्रेंड जन्म? 12 दिसंबर 1893 ना। 12 दिसंबर 1893 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु की बात करें तो भाई इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु इनकी कब हुई? तो मृत्यु हुई इनकी 28 दिसंबर। मृत्यु कब हुई इनकी? 28 दिसंबर और 1983 में, है ना। कब हुई फ्रेंड? 1983 में इनकी मृत्यु हुई। क्लियर है यहाँ तक? भारतीय समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं। जन्म हुआ है इनका 12 दिसंबर 1893 में। मृत्यु कब हुई है? 28 दिसंबर 1983 में इनकी मृत्यु हुई है। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई इन पर किस समाजशास्त्री, देखिए समाजशास्त्र के बारे में हम क्या देखते हैं कि भाई 1838 में हमारे समाजशास्त्र आ चुका था। विरांश में हमारा समाजशास्त्र यहाँ पर आ चुका था 1838 में। तो 1838 से यदि हम बात करें, यहाँ पर 1893 यानी काफ़ी एक लंबा समय रहा हमारे भारतीय समाजशास्त्र को आते आते। तो इस समाजशास्त्र पर कहीं ना कहीं हम यह देखेंगे कि इस समाजशास्त्री पर यानी गोविंद सदाशिवराव पर हमारे जो भारत के अलावा जो विचारक रहे हैं, यानी कि समाजशास्त्र के अन्य विचारक जो रहे भारत के बाहर, उनका भी प्रभाव कहीं ना कहीं हम इन पर देखेंगे। तो कौन कौन से ऐसे विचारक रहे हैं जिनका प्रभाव यहाँ पर हम देख पाते हैं? देखिए भाई इनके पैट्रिक गेट्स, क्योंकि पैट्रिक गेट्स कहाँ के थे? अमेरिकन विचारक रहे हैं। और पैट्रिक गेट्स जो कि मुंबई विश्वविद्यालय में जिन्होंने समाजशास्त्र को प्रारंभ किया था। ये हमारे, यदि हम भारतीय समाजशास्त्र के वैसे जनक के बारे में बात करें तो सबसे पहले भारत के अंदर समाजशास्त्र किसके द्वारा लाया गया? तो पैट्रिक गेट्स के द्वारा लाया गया था। कहाँ? मुंबई विश्वविद्यालय में यह लाया गया था। लेकिन भारतीय समाजशास्त्र के भारतीय जनक की बात जब भी आती है, भारतीय समाजशास्त्र के भारतीय जनक, है ना, यहाँ पर ये लिख सकते हैं आप, भारतीय जनक। तो भारतीय जनक के रूप में हम किन्हें देखते हैं? भाई भारतीय जनक के रूप में हम जी.एस. घुरिये को देखते हैं। यदि क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि भाई भारतीय समाजशास्त्र कौन लेके आया, तो ध्यान रखना मैं पैट्रिक गिट्स के द्वारा मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र विषय का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। और उनके बाद जो रहे, उनके बाद हमारे रहे जी.एस. घुरिये। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पैट्रिक गिट्स के बाद, इसके बाद पैट्रिक गिट्स के बाद मुंबई विश्वविद्यालय के बाद
मुंबई विश्वविद्यालय का जो कारभार संभाला वो किसके द्वारा संभाला गया? वह संभाला गया मुंबई विश्वविद्यालय का कारभार तो भाई जीएस घुरिये के द्वारा। क्लियर? विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की समाजशास्त्र विभाग का कारभार संभाला। किसके द्वारा संभाला गया? वह संभाला गया जीएस घुरिये के द्वारा। तभी से इन्हें क्या कहा जाता है कि भाई भारतीय समाजशास्त्र के यदि भारतीय जनक की बात की जाती है तो जीएस घुरिये का नाम हमें याद रखना है। प्रभाव किनका रहा? तो देखिए, जब प्रभाव की बात की जाती है तो सबसे पहला प्रभाव तो हम यही देखेंगे पैट्रिक गिट्स के। ठीक है, तो सबसे पहला प्रभाव जीएस घुरिये, क्योंकि इनके सानिध्य में रहे तो निश्चित बात इसके सानिध्य में रहा जाता है तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो प्रभाव किसका रहा? पैट्रिक गिट्स का। इसका प्रभाव रहा पैट्रिक गिट्स का। इनके साथ साथ अन्य लोग भी रहे। अन्य लोगों में हम क्या देख पाते हैं? रिवर्स WHR रिवर्स की बात आ जाती है यहाँ पर प्रभाव। और किसका रहा? तो WHR रिवर्स। और भी यदि बात करें तो HR रिवर्स हुए, LT हाव हाउस हो गए हमारे, LT हाव हाउस। और भी कई विचारक रहे हैं नंबर। ठीक है ना। यदि जीएस घुरिये के विद्यार्थियों की बात करें जो प्रखर विद्यार्थी रहे, क्योंकि देखिए इन्होंने पूरी की पूरी एक पीढ़ी का निर्माण किया जीएस घुरिये के द्वारा। तो जीएस घुरिये के द्वारा जो विद्यार्थी रहे हैं काफ़ी उच्च विद्यार्थियों के रूप में रखा जाता है। एम एन श्रीनिवास को रखा जाता है, YV दामले को रखा जाता है, इरावती कर्वे को रखा जाता है। काफ़ी प्रखर विद्यार्थी रहे इनके, वे भी हम ध्यान रख सकते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई इनके जो विद्यार्थी रहे वो क्या क्या कौन कौन से रहे। तो श्रीनिवास हैं हमारे, MN श्रीनिवास हैं, इरावती कर्वे हैं, YV दामले, AR देसाई, और भी कई प्रखर हमारे समाजशास्त्री रहे हैं, है ना। और इन्हीं में यदि हम एक और ध्यान कर पा रहे हैं तो KM कपाड़िया जी, है ना। KM कपाड़िया भी किनके ही विद्यार्थी थे? तो ये भी हमारे जीएस घुरिये के विद्यार्थी रहे। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखिए यहाँ तो कोई खास बात हमने यहाँ पर नहीं देखी। यहाँ पर हमने क्या देखा है? जीएस घुरिये का जन्म कहाँ हुआ था? भारतीय समाजशास्त्र के भारतीय जनक के रूप में जाने जाते हैं। जन्म 12 दिसंबर 1893 में रहा। मृत्यु की बात करें तो 28 दिसंबर 1983 में मृत्यु हुई। पैट्रिक गिट्स के बाद मुंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने समाजशास्त्र विभाग को संभाला और साथ ही साथ एक नई पीढ़ी का निर्माण किया। नई पीढ़ी की बात करें तो नई पीढ़ी में हमारे कौन कौन रहे हैं? MS श्रीनिवास है, इरावती कर्वे है, YV दामले है, AR देसाई हैं, KM कपाड़िया हैं, और भी कई प्रखर विचारक यहाँ पर हमारे भारतीय विचारकों का नाम उल्लेख मिलता है। यदि इनके अध्ययन क्षेत्र की बात करें कि भाई इनका जो अध्ययन क्षेत्र रहा, या ये कह सकते हैं कि अध्ययन की जो पद्धति रही है वह क्या क्या रही, है ना। तो हम यहाँ बात करें यदि अध्ययन पद्धति के बारे में कि हमारे जीएस घुरिये की जो अध्ययन पद्धति रही है वह किस प्रकार या कौन सी पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया है। तो देखिए इनकी पद्धतियों में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले भारतीय विद्या शास्त्रीय पद्धति के बारे में बात की जाती है। किस पद्धति के बारे में बात की जाती है? तो भारत विद्या शास्त्र के बारे में बात की जाती है। अब आप कहेंगे भाई भारत विद्या शास्त्रीय पद्धति या भारत विद्या शास्त्र पद्धति क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हम आपसे कहेंगे कि भाई भारत की जो प्राचीन आध्यात्मिक पद्धतियाँ रही, जैसे वेद पद्धति हुई है, तो यहाँ पर बात उस विद्या पद्धति की आ जाती है, उस विद्या शास्त्र की, जहाँ पर भारतीयों की विद्या का जो स्रोत रहे हैं, चाहे उन्हें हम वेद कह सकते हैं, रामायण महाभारत कह सकते हैं, तो इनका इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य को लिया। और साथ ही साथ इनके और परिप्रेक्ष्य की बात करें तो विस्तारवादी परिप्रेक्ष्य, जिसे फैलाव परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, उस परिप्रेक्ष्य का भी इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है ना।
विस्तारवादी परिप्रेक्ष्य की बात भी जीएस घुरिये के द्वारा की गई, या ये कह सकते हैं विस्तारवादी पद्धति का भी विस्तारवादी या फैलाव पद्धति या प्रसारवादी पद्धति, ठीक है ना, इस प्रकार से इस पद्धति को जाना जाता है। क्लियर? तो यह पद्धति रही, और इनके बारे में भी कहा जाता है कि इनका जो अध्ययन रहा है काफ़ी विस्तृत अध्ययन रहा है, चाहे वो हम ग्रामीण की बात करें या जाति व्यवस्था की बात करें या नातेदारी की बात करें। तो इस प्रकार से एक विस्तृत जो हमारे पास अध्ययन आता है वो किसका आता है? जीएस घुरिये का आता है। किताबों की भी बात करें तो कास्ट के बारे में भी बहुत सी पुस्तकें लिखी, कास्ट है, साधुओं के बारे में है, कोली जनजाति के बारे में है, यूथ तनाव के बारे में, यूथ टेंशन के बारे में भी लिखा गया है, नातेदारी व्यवस्था के बारे में भी लिखा गया है। इस प्रकार से बहुत सारी इनकी जो हम देख पाते हैं रचनाएं मिल जाती हैं हमें। रचनाओं के लिए देखिए जितनी भी हमारे जीएस घुरिये जी की जो रचनाएं रही हैं या जो पुस्तकें रही, उन पुस्तकों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आपके लिए वह वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, वहाँ से। इसलिए मैं यहाँ पर पुस्तकों के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि कास्ट एंड रेस है, इनकी महादेव कोलिस है, इंडियन साधुज है, यूथ टेंशन आपकी है, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन की बात इनके द्वारा रखी गई है, नातेदारी में किनसे मैरिज एंड फैमिली है, सोशल टेंशन है, इनकी सामाजिक तनाव की बात भी जीएस घुरिये जी करते हैं। तो यह इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। और यदि इनकी हम अध्ययन की बात करें या रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं को हम किस प्रकार से देख सकते हैं? तो इनकी रचनाओं को ध्यान से देखने के लिए हम इन रचनाओं को मूल रूप से 6 भागों में वर्गीकृत करके देख पाते हैं। किस प्रकार से हम देखते हैं? तो चलिए हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे हम देख पाते हैं। तो देखिए, जाति जिस प्रकार हम पढ़ेंगे, भाई जाति की बात हम पढ़ेंगे, है ना, जाति के साथ ही साथ हम आदिवासी या की बात करेंगे यहाँ पर। आदिवासी के साथ साथ हम नातेदारी परिवार विभाग की बात करेंगे, नातेदारी परिवार विवाह, और भी देखते हैं तो संस्कृति सभ्यता और नगरों की भूमिका, ठीक है ना। और क्या हम बात करें तो हम यहाँ देखेंगे संस्कृति सभ्यता, संस्कृति सभ्यता, नगरों की भूमिका कि किस प्रकार से, क्योंकि देखिए इस समय पर जो हमारा भारत था वह किस प्रकार एक गुलामी की अवस्था से निकल रहा था, और उस गुलामी की अवस्था से निकलती हुई हमारे जितने भी प्रारंभिक समाजशास्त्रीय अध्ययन हुए हैं वह कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण व्यवस्था पर ही आधारित थे। ग्रामीण व्यवस्था या जाति व्यवस्था या गांव से नगर का नियोजन या नगर निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, इस प्रकार के हमारा जो अध्ययन रहा, प्रारंभिक अध्ययन रहा, वह किस प्रकार का रहा? ग्रामीण व्यवस्था पर केंद्रित अध्ययन हमारा रहता है। चाहे हम जीएस घुरिये को देखें, चाहे हम के.एम. कपाड़िया को देखें, चाहे हम एम.एन. श्रीनिवास की बात करें, इरावती कर्वे की बात करें, कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण व्यवस्था के केंद्र को मानकर हमारा समस्त अध्ययन, प्रारंभिक जो विचारक रहे या प्रारंभिक जो हमारे समाजशास्त्री रहे, उनका अध्ययन का केंद्र क्या रहा? मूल रूप से ग्रामीण संरचना या ग्रामीण व्यवस्था ही रही है। वही व्यवस्था यहाँ पर हमने घुरिये जी के में भी देखेंगे, ठीक है ना। धर्म, धर्म के बारे में प्रत्येक स्तर पर हमें मिल जाता है कि भाई धर्म की जो स्थिति है वह भी हमारे जो प्रारंभिक विचारक रहे हैं। जैसे हम यदि धर्म की बात करें तो जीएस घुरिये ने भी धर्म के बारे में बताया है, आई.पी. देसाई ने भी धर्म के बारे में बताया है, ठीक है ना। इरावती कर्वे ने भी धर्म के बारे में बताया है, पी.एन. प्रभु हैं हमारे, उन्होंने धर्म का कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है, श्रीनिवास ने भी अपनी अवधारणाओं में धर्म को उल्लेखित किया है। तो धर्म है, जाति है, आदिवासियाँ हैं, नातेदारी है, परिवार है, विवाह, इस प्रकार हम ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत इन रूपों में हम यहाँ पर देखते हैं। और साथ ही साथ इनके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि हम गुलामी से भी तो संघर्ष करके आए हैं, तो संघर्ष को भी यहाँ पर हम देखते हैं। संघर्ष, ठीक है ना, संघर्ष की बात भी हम इनकी रचनाओं में देखते हैं, इस संघर्ष पाया जाएगा।
और संघर्ष के साथ साथ हम क्या देखते हैं, संघर्ष तो है, संघर्ष के साथ साथ समन्वयता, संघर्ष एवं समन्वयता का समास, संघर्ष एवं समन्वयता का समास शास्त्र। तो ये इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि घुरिये जी की जो रचनाएं हैं, इस प्रकार से हम उन रचनाओं को देख सकते हैं। तो हम 6 भागों में देखने जा रहे हैं इन रचनाओं को, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ रचनाओं के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ के बारे में हमारी जो जीएस घुरिये का सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम डिस्कस करें। 2 पार्ट में हमने इस क्लास को डिज़ाइन किया है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं जाति और नातेदारी। सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, जाति एवं नातेदारी। देखिए जाति क्या होगी और नातेदारी को हम साधारण तौर पे किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। यदि हम जाति की बात करते हैं तो एक इस प्रकार के समुदाय की बात निकल के आ जाती है जो कहीं ना कहीं कैसा है, हमें किसी दूसरे से अलग कर रहा है, या ये भी कह सकते हैं एक जन्म के आधार पर जो पहचान है वह हमें किसके द्वारा मिलती है, वह जाति के माध्यम से मिलती है। और वहीं पर जब हम बात नातेदारी की करते हैं तो नातेदारी में हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं व्यवहार करने के वह तरीके जो किसी एक निश्चित व्यक्ति से किया जा रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई आप जो व्यवहार एक अपनी माता से करते हैं, क्या उस उम्र की प्रत्येक महिला से उस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? आप कहें नहीं कर सकते सर। या हम जिस प्रकार का व्यवहार अपनी पत्नी से करते हैं, क्या उस उम्र की सभी महिलाओं से उस प्रकार व्यवहार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात जो करने जा रहे हैं जाति और नातेदारी की बात की जा रही है। तो जाति और नातेदारी के बारे में जीएस घुरिये ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में बात की है, तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया। किसके बारे में बात की, कास्ट एंड रेस, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ठीक है ना। इस पुस्तक के अंतर्गत जीएस घुरिये जी ने क्या कहा है, भाई जाति और नातेदारी को समझाने का प्रयास किया है, या अपने अध्ययन का जो आधार है वो यहाँ पर हम जाति और नातेदारी के बारे में ही बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या बात इन्होंने कही है। तो यहाँ पर जो अध्ययन की पद्धति ऐतिहासिक, मानव शास्त्रीय और समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य रहा। क्या रहा, सबसे पहले ऐतिहासिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात की, इनके पद्धति का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया, साथ ही साथ कौन सी, मानव शास्त्रीय पद्धति, कौन सी पद्धति, मानव शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग इन्होंने अपने इस अध्ययन में किया। और साथ ही साथ किसका किया, समाज शास्त्रीय, ठीक है ना, समाज शास्त्रीय। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इन परिप्रेक्ष्यों का सहारा लेके जीएस घुरिये जी ने हमारी जाति और नातेदारी व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या आएगा, जो हम देखते हैं प्राचीन काल से किस प्रकार से जाति का निर्माण हुआ। तो यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो हमारा वेद है, वेद में हमने क्या देखा, वर्ण व्यवस्था देखी, और वर्ण व्यवस्था के विखंडित रूप को ही क्या कहा जाता है, जाति व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो वह हमारा परिप्रेक्ष्य क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर हम प्रजातियों के बारे में करते हैं, जैसे कि हम कहेंगे द्रविड़ है, आर्यन है, मंगोलाइड है, निग्रोइड है। इस प्रकार से ये हम क्या देख रहे हैं, मानव शास्त्रीय। अब जब हम बात समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पर आते हैं तो समाज शास्त्र में समाज में किस प्रकार से किस जाति को प्राथमिकता मिल रही है, किस जाति का प्रभुत्व है, तो वह हमारा परिप्रेक्ष्य होगा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो तीनों परिप्रेक्ष्य का प्रयोग जीएस घुरिये जी के द्वारा किया गया। और जाति के अध्ययन में इन्होंने किस प्रकार और लिया, तो ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन भी लिया, ठीक है ना। किसके अध्ययन लिया, ऐतिहासिक और तुलनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक की बात भी इनके द्वारा की गई, यानी कि तुलनात्मक, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, तुलनात्मक अध्ययन जाति का भी किया, तुलनात्मक और साथ ही साथ समन्वयात्मक, है ना। यहाँ एक शब्द और लिख सकें, तुलनात्मक एवं समन्वयात्मक। इसलिए परिप्रेक्ष्य क्या रहा, ये उनका परिप्रेक्ष्य रहा। प्रणाली की बात करें तो ये इनकी क्या रही, प्रणाली
जैसे मैंने कहा कि भाई किसी क्षेत्र विशेष में एक अलग प्रकार की जनजाति दिख रही है, लेकिन वहीं हम दूसरे क्षेत्र पर देखते हैं तो हम पाएंगे कि भाई कोई और जनजाति, तो इन जनजातियों में तुलना की गई है किस प्रकार की जनजाति भारतीय परिप्रेक्ष्य में है और किस प्रकार और क्यों है। ठीक है ना, उन आधारों को भी यहाँ पर हमने क्या कहा, तुलनात्मक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए हम फैक्चुअल स्टडी इसलिए कर रहे हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है बात हम वहीं तक जाएंगे। तो अध्ययन में तो आएंगे तो भाई आप जाति पर अध्ययन करने जा रहे हो तो जाति पर भी काफ़ी विस्तृत अध्ययन है, फिर एक एक चीज़ हम वहाँ पर देखेंगे। आगे बात ये कर, जाति और नातेदारी का अध्ययन करते समय ये मूल रूप से दो बातों का उल्लेख करते हैं। जब ये जाति और नातेदारी का जो अध्ययन करते हैं, जाति एवं नातेदारी में दो मुख्य बातें रखते हैं। दो मुख्य बातों की बात करते हैं भाई, बातें रखते हैं। और वो दो मुख्य बातें क्या रखते हैं इनके द्वारा, तो सबसे पहली बात जो इनके द्वारा कही गई है वह क्या कहा गया इनके द्वारा, जीएस घुरिये जी के द्वारा। तो इनका कहना रहा है कि भारत एवं अन्य क्षेत्रों में नातेदारी, भारत एवं अन्य क्षेत्रों में, भारत एवं अन्य क्षेत्रों में नातेदारी एवं जाति का पारस्परिक ताना बाना। पहली बात जब इन्होंने अध्ययन की तो इन्होंने क्या देखा कि भारत ही नहीं, भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाति के बीच किस प्रकार का एक व्यवस्था बनी है, किस प्रकार का एक जो हम कहते हैं ना वह एक ताना बाना है, भाई एक जाति दूसरी जाति किस प्रकार जुड़ी हुई है, किस प्रकार से अलग है, वो ताना बाना यहाँ पर जीएस घुरिये के द्वारा देखा गया। और दूसरा यदि हम बात करें भाई दूसरी क्या बात कर रखी गई इनके द्वारा, तो दूसरी बात भी हम देख लेते हैं। दूसरी बात में जीएस घुरिये जी क्या कहना चाहते हैं, दूसरी बात में इन्होंने कहा नातेदारी तथा जो जाति है, नातेदारी और जाति की समन्वयात्मक ऐतिहासिक भूमिका, नातेदारी और जाति की, नातेदारी और जाति की, और जाति की समन्वयात्मक भूमिका, जाति की समन्वयात्मक भूमिका का उल्लेख किया गया है। क्लियर हुआ? जब ये अध्ययन भाई देखिए हम कहते हैं ना जाति का किस प्रकार से अध्ययन, जब भी आप किसी का अध्ययन करने जाते हैं, किसी पर रिसर्च करने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं। यदि हमने जाति ही लिया है तो जाति के काफ़ी पहलू हैं, हम ये नहीं कह सकते हमने जाति में क्या अध्ययन की, जाति का आपको एक पहलू निर्धारित करना पड़ेगा अध्ययन के उपरांत। तो यहाँ पर अध्ययन के उपरांत क्या पहलू रहे, भारत एवं अन्य क्षेत्रों में जाति एवं नातेदारी में पारस्परिक ताना बाना क्या बना होगा, और दूसरा परिप्रेक्ष्य इनका क्या रहा कि समन्वयात्मक क्या भूमिका है, नातेदारी और जाति में आखिर समन्वय किस प्रकार बन रहा है और क्या इनकी भूमिका है। क्योंकि जब बात हम नातेदारी की करते हैं तो कहीं ना कहीं एक व्यवहार, एक संबंध जुड़ रहा है, और उस संबंध विशेष पर हम यह देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वह जो संबंध बना है वह सिर्फ एक ही जाति से है, या तो वहाँ पर हमें और जाति से भी व्यवहार देखने रहते हैं, तो वह व्यवहार की समन्वयात्मक भूमिका क्या हो रही है, इसका अध्ययन इनके द्वारा किया गया। ठीक है, अब आगे इनके द्वारा जो अध्ययन किया गया है, जाति व्यवस्था का जो स्वरूप रहा है इनके द्वारा, घुरिये जी के द्वारा जाति व्यवस्था का जो स्वरूप रहा है, यह कहते हैं प्रकार्यात्मक स्वरूप रहा है। घुरिये जी क्या कहते हैं, जाति का प्रकार्यात्मक स्वरूप की बात करते हैं, जाति का प्रकार्यात्मक स्वरूप, प्रकार्यात्मक स्वरूप। ठीक है ना, इस स्वरूप की बात करते हैं, प्रकार्यात्मक स्वरूप। प्रकार्यात्मक स्वरूप यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर कोई सकारात्मक योगदान की बात आती है, जैसे कि आप जजमानी व्यवस्था में देखते हैं, किस व्यवस्था में, जजमानी व्यवस्था में क्या पाते हैं कि भाई यहाँ पर जो जजमान है जो अपनी सेवाएं ले रहा है किसी व्यक्ति की, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है।
तो प्रकार के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से घुरिये जी का जो अध्ययन रहा वह कैसा रहा भाई, प्रकार्यात्मक स्वरूप देखा है इन्होंने जातियों में। और प्रकार्यात्मक स्वरूप जो देखा, तो स्वरूप देखते समय यह कुछ विशेषताओं की बात करते हैं जाति के। इन विशेषताओं की बात करते हैं तो 6 मुख्य विशेषताओं की बात इनके द्वारा कही गई है। वह 6 मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ पर इन विशेषताओं के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि भाई जाति किस प्रकार से विभाजित है। तो इन्होंने सबसे पहले इनका कहा कि खंडात्मक विभाजन, किस प्रकार के विभाजन की बात की इन्होंने, खंडात्मक विभाजन। किस प्रकार का विभाजन बताया जातियों में कि भाई जाति किस प्रकार के विभाजन से बटी हुई है। तो भाई इनका कहना रहा है कि जाति में खंडात्मक विभाजन पाया जाता है। देखिए कई बार ये जो विशेषताएं जो जीएस घुरिये जी के द्वारा बताई गई हैं, वह व्यवस्थाएं डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। दे दिया जाए तो ऑप्शन में कोई विशेषताएं दे दिया, पूछ लिया गया है उपयुक्त विशेषताएं किस विचारक के द्वारा बताई गई हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कहते हैं भाई खंडात्मक विभाजन पाया जाता है। फिर दूसरा इन्होंने कहा खंडात्मक विभाजन क्या, संस्तरण व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था पाई जाती है, संस्तरण व्यवस्था, है ना। संस्तरण व्यवस्था की बात की गई कि भाई संस्तरण व्यवस्था भी हमारी जाति के अंतर्गत जो अध्ययन में पाया गया कि जाति के अंदर संस्तरणात्मक व्यवस्था भी इनके द्वारा पाई जाती है। ठीक है ना। पवित्रता और प्रदूषण की बात करते हैं, पवित्रता और प्रदूषण। देखिए अब पवित्रता और प्रदूषण की जब बात आती तो एक विचारक और हमें याद आ जाना चाहिए जिनका नाम है लुई डुईमा। उन्होंने भी पवित्रता और प्रदूषण की बात जाति के अर्थ में ही की है, ठीक है ना, लुई डुईमा के द्वारा। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, और इनका कहना रहा है नागरिक और धार्मिक अधिकार। कौन से अधिकार की बात की इन्होंने, नागरिक एवं धार्मिक अधिकार की बात भी ये करते हैं, नागरिक एवं धार्मिक अधिकार। क्योंकि देखिए विभिन्न प्रकार की जातियां जब समाज में रह रही हैं तो रहते हुए स्थिति क्या बनेगी कि जो जातियां हैं विभिन्न प्रकार की जातियां, तो विभिन्न प्रकार की जातियों को अपने स्तर पर धर्म की प्रक्रिया करने के लिए एक अधिकार का होना ज़रूरी है। और अधिकार के साथ साथ उन अधिकारों का कहीं दूसरी जाति में क्या नहीं होना चाहिए, निषेध वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने नागरिक एवं धार्मिक अधिकार की बात ही की है। और साथ ही साथ ये कहते हैं व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता। क्या बात कही है, व्यवसाय के चयन में, व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता नहीं। पहले समय जब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, जब हम बात करें प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था, देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रारंभिक जो वर्ण व्यवस्था रही उस वर्ण व्यवस्था की उस वर्ण व्यवस्था की स्थिति क्या थी। इस प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था में यह आधारित थी किस पर, कर्म पर। यानी कि व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार से कर्म किया जाएगा वह व्यक्ति उस प्रकार के वर्ण का ही सदस्य कहलाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था रखी है। लेकिन कुछ समय के बाद जब यह वर्ण व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया तो हमने यह देखा कि जो वर्ण व्यवस्था है कहीं ना कहीं जन्म पर आधारित हो जाती है। और जन्म पर जैसे ही उत्तर वैदिक काल के उपरांत जन्म पर आधारित होती है तो वहाँ पर हम यह देखते हैं कि इसी का जो विकृत स्वरूप रहा वह जाति के रूप में प्रचलित हो गया, ठीक है। तो यह हमारे है। अब इसके साथ साथ और क्या बात करते हैं जीएस घुरिये जी कि भाई ये प्रतिबंध तो हो ही गए, एक प्रतिबंध और है जिसमें हमने कहा कि वैवाहिक प्रतिबंध। एक विशेषता और बताई जिसे हमने क्या कहा, वैवाहिक प्रतिबंध। यानी कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि विवाह किस प्रकार से करना चाहिए और किस जाति में करना चाहिए। तो कुछ वैवाहिक प्रतिबंध या निषेध भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, किसमें हमारी जाति एवं नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रक्रिया हमें मिल जाया करती है। तो यह विशेष किसके द्वारा बताई भाई, प्रकारात्मक स्वरूप तो रहा लेकिन कैसा रहा, खंडात्मक विभाजन के आधार पर रहा, संस्तरण व्यवस्था पाई गई, पवित्रता और प्रदूषण की बात की गई है, कहीं ना कहीं उच्च और निम्न की बात यहाँ पर आ जाती है। साथ ही साथ नागरिक अधिकार एवं धार्मिक अधिकारों की बात जीएस घुरिये जी के द्वारा की गई है। व्यवसाय के चयन में भी स्वतंत्रता नहीं थी। और साथ ही साथ वैवाहिक प्रतिबंधों की बात भी जीएस घुरिये जी के द्वारा यहाँ पर कही गई है, ठीक। चलिए आगे बात कर रहे हैं घुरी, जब हम नातेदारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो घुरिये जी ने अंतर्विवाह की बात कही। इसकी बात कही यहाँ पर, अंतर्विवाह की बात यहाँ पर जाति व्यवस्था में रखी गई। जाति व्यवस्था के अंतर्गत
जो जाति व्यवस्था रही, इस जाति व्यवस्था में यदि हम विवाह को देखते हैं तो विवाह के अंतर्गत कौन से विवाह की बात इनके द्वारा कही गई, इनके द्वारा कही गई अंतर विवाह के महत्व की चर्चा। कौन से विवाह की बात की गई इनके द्वारा? अंतर विवाह की बात की गई। विवाह को महत्व, क्लियर है, को महत्व की बात जीएस घुरिये के द्वारा की गई। लेकिन इस विवाह में भी वह क्या बताते हैं? देखिए, अंतर विवाह की बात तो करते हैं, लेकिन इस विवाह में भी इनका कहना रहा है कि इस अंतर विवाह में, ठीक है ना, इस अंतर विवाह में क्या है, बहिर्विवाह की कुछ इकाइयां थीं। अंतर विवाह के अंतर्गत भी क्या था? बहिर्विवाह की, बहिर्विवाह शामिल थी कि कुछ इकाई शामिल थी। देखिए, अभी हम देखेंगे कि वो कौन सी इकाइयां थी जिनको जीएस घुरी जी के द्वारा बताया गया। अंतर विवाह को महत्व तो दिया, लेकिन इस अंतर विवाह में क्या बात कर रहे हैं कि भाई बहिर्विवाह की कुछ इकाइयां शामिल की गई थी या शामिल थी। वो इकाइयां क्या थी? तो इनके द्वारा जो बात की गई, तो यहाँ पर आते हैं हम, गोत्र की बात करते हैं, सप्रवर्ग की बात करते हैं। यानी इनका कहना क्या रहा है कि आप गोत्र के अंदर यदि विवाह करते हैं, एक ही गोत्र में यदि आप विवाह करते हैं, तो कहीं ना कहीं रक्त की शुद्धता खत्म हो जाएगी। का कहना क्या रहा है भाई? गोत्र की जो बात की गई है कि यदि गोत्र में विवाह किया जाता है, इसमें एक ही गोत्र में यदि विवाह किया जाता है, एक गोत्र में विवाह यदि किया जाता है, विवाह किया जाता है तो किया जाए तो क्या होगा? सबसे पहली बात तो यह आ जाएगी, अब एक ही गोत्र में विवाह किया जाए तो रक्त की शुद्धता क्या है? खत्म हो जाएगी। तो रक्त की शुद्धता की बात ये करते हैं। ठीक है ना, क्लियर? गोत्र में विवाह करना, रक्त संबंधियों में ही विवाह करना होगा। और जब ये होगा शुद्ध, जब ये होगा भाई, वास्तव में आप जब एक ही गोत्र में विवाह कर रहे हैं तो रक्त की शुद्धता है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि रक्त संबंधियों में विवाह होगा। फिर तो ये कैसा विवाह हो गया? रक्त संबंधी विवाह हो गया ना, रक्त संबंधी ही विवाह होगा, ही विवाह होगा। और जब यदि रक्त संबंधी ही विवाह होगा तो स्थिति क्या बनी भाई? रक्त संबंधी यदि विवाह हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो हम गोत्र की बात कर रहे हैं, वंश की बात कर रहे हैं, वह प्रक्रिया क्या हो जाएगी? गोत्र या वंश क्या हो जाएगा? गोत्र और वंश समाप्त हो जाएगा, गोत्र वंश समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भाई निश्चित बात है, वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब हम बात करते हैं ना कि भाई हमें एक गोत्र से बाहर यानी दूसरे गोत्र में विवाह करना, तभी ना वंश आगे बढ़ेगा। और यदि एक ही गोत्र में हम विवाह कर लेंगे तो निश्चित बात है क्या है भाई, जो मेरा गोत्र है यदि वही लड़की का गोत्र है तो निश्चित बात हम दोनों का क्या हो गया? रक्त संबंध होगा। और रक्त संबंध यदि होता है तो ये जो प्रक्रिया है जिसे हम गोत्र और वंश कह रहे हैं, यह तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगी भाई? ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे कहना रहा हमारे जीएस घुरिये जी का। क्लियर हुआ? फिर इसके आधार पर यह बताते हैं कि भाई जो जाति रही इसमें प्रतिबंधों की बात भी करते हैं। फिर ये प्रतिबंध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से प्रतिबंध रखा जा सकता है? तो ये प्रतिबंधों में यह बताते हैं जो प्रतिबंध हैं, वैवाहिक प्रतिबंध जिन्हें कहा गया, वैवाहिक प्रतिबंध जिन्हें कहा गया, इन वैवाहिक प्रतिबंधों में ये रखते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं तो इनका कहना रहा है अंतर विवाह। सबसे पहला क्या रहा है इनका? अंतर विवाह की बात की इन्हें। ठीक, दूसरा ये प्रतिबंध बताते हैं कैसा? दूसरा प्रतिबंध ये बात करते हैं बहिर्विवाह की। किसकी बात? बहिर्विवाह का आशय यानी कि आपको अपने गोत्र के बाहर विवाह करना, बहिर्विवाह की बात की जाए। ठीक है ना? बहिर्विवाह के साथ साथ और कौन सा विवाह रखते हैं? तो और विवाह में हम देखते हैं अनुलोम प्रतिलोम संबंध की बात करते हैं। किसकी? अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम संबंध की बात करते हैं। अनुलोम प्रतिलोम संबंध की बात करते हैं। अनुलोम प्रतिलोम क्या हुआ? जब हम अनुलोम की बात करते हैं तो अनुलोम की स्थिति क्या है? पर
उच्च जाति का होगा और बधू जो रहेगी वह निम्न जाति की होगी। वहीं प्रतिलोम की जब हम बात करते हैं, प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, वर निम्न का हो जाएगा और बधू क्या हो जाएगी, उच्च की हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे। क्लियर यहाँ पर। और यही व्यवस्था जो रही आगे चल के, इस व्यवस्था को इन्होंने दो भागों में बांटा। सबसे पहला भाग इन्होंने बताया, जब दो भागों में इस व्यवस्था को बांटा गया, तो सबसे पहले इन्होंने बताया सपिंड व्यवस्था। किससे बताया, सपिंड व्यवस्था की बात की। सपिंड व्यवस्था का समझाते इन्होंने क्या है, नातेदारी का प्रतिबंध। सपिंड में क्या बात करते हैं भाई, नातेदारी का प्रतिबंध। यहाँ पर क्या हो जाए भाई, नातेदारी आ गई ना, तो नातेदारी का प्रतिबंध की बात है। नातेदारी प्रतिबंध की बात किसमें की गई, सपिंड में की गई इनके द्वारा। और दूसरा इनके द्वारा क्या बताया गया, जब दूसरे की बात करते हैं तो ये कहते हैं सपिंड यहाँ हो जाता है। फिर गोत्र बहिर्विवाह की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई गोत्र के बाहर विवाह करना, किसे, गोत्र बहिर्विवाह की बात फिर ये करते हैं जीएस घुरिया जी। क्लियर हुआ। तो ये दो बताएंगे इनके द्वारा जीएस घुरिया जी। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। फिर ये जब जाति का और देखते हैं, तो जाति के अध्ययन में यह पाते हैं कि जाति का कहीं ना का अध्ययन प्रजाति के आधार पर भी हमें देखने को मिल जाता है। भारत में जो गणना की जाती थी वास्तव में वह गणना किसके आधार पर की जाती, तो निश्चित बात वंश के आधार पर की जाती। कहते हैं ना कि वंश, कबीला, कुटुंब, इस प्रकार से यह अध्ययन हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता था। वही अध्ययन इनके द्वारा भी रखा गया। जाति उपजाति में शुद्धता, या ये कह सकते हैं भाई जाति किस प्रकार से जुड़ी रहती है। यदि जाति में हम बात करें तो जाति कहीं ना कहीं शुद्धता और अशुद्धता की बात करती। किसकी बात करती है जाति, शुद्धता और अशुद्धता की बात भी जाति में की गई। शुद्धता एवं अशुद्धता की बात किसमें की गई, जाति। क्लियर हुआ। शुद्धता और अशुद्धता की बात भी यहीं आ जाती है। जाति उद्भव के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो जाति उद्भव में इन्होंने जो हर्बर्ट रीजले का जो अध्ययन रहा, किसका, हर्बर्ट रीजले का अध्ययन, है ना, हर्बर्ट रीजले का अध्ययन जो रहा है, प्रजाति अध्ययन जिसे कहा जाता है, हर्बर्ट रीजले का अध्ययन, इस अध्ययन को स्वीकार किया। लेकिन इस अध्ययन को स्वीकार करते साथ साथ बिल्कुल जो हर्बर्ट रीजले के द्वारा अध्ययन दिया गया था, वह वैसे का वैसा अध्ययन जीएस घुरिया के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। नहीं किया गया तो भाई क्या रखा गया, है ना, कुछ विचारों को इनके द्वारा बदला गया। और बदलने में इनके द्वारा क्या रखे गए, तो भाई इन्होंने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, घुरिया जी ने क्या रखा, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, है ना, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। का आधार क्या रहा भाई, शारीरिक विशेषता इनका आधार रहा। और इन विशेषताओं के आधार पर इस आधार हर्बर्ट रीजले का जो अध्ययन, हर्बर्ट रीजले का अध्ययन लिया, किंतु संशोधन स्वरूप, तो संशोधित, तो संशोधन भी किया ना। ऐसा नहीं कि जो हर्बर्ट रीजले के द्वारा दिया गया था वो का वो पूरा ले लिया, तो ऐसा नहीं रहा। अब शारीरिक विशेषताओं के शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इन्होंने क्या रखा, तो आधार पर इन्होंने 6 वर्ग बताए। कितने, 6 वर्गों का उल्लेख किया। किसमें, जाति उद्भव में 6 वर्गों का उल्लेख किया। वह 6 वर्ग क्या रहे, तो 6 वर्गों में यह बताते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ग इन्होंने बताया इंडो आर्यन का। कौन सा वर्ग बताया फ्रेंड, इंडो आर्यन वर्ग इनके द्वारा बताया गया है, ठीक है ना। कौन सा बताएगा कि भाई इंडो आर्यन, तो आर्यन की बात की इनके द्वारा। नेक्स्ट वर्ग की बात करें भाई, इंडो आर्यन के साथ साथ दूसरा वर्ग ये क्या बताते हैं, पूर्व द्रविड़। क्या बताया इनके द्वारा, पूर्व द्रविड़ की बात की गई इनके द्वारा, पूर्व द्रविड़ की बात की गई, ठीक है ना। पूर्व द्रविड़ के साथ साथ फिर क्या बताते हैं, पूर्व द्रविड़ के बाद ये द्रविड़ के बात करते हैं कि पूर्व द्रविड़ है, द्रविड़ भी है,
द्रविड़ के साथ साथ ये क्या रखते हैं, चौथा वर्ग जो इनके द्वारा बताया गया वह बताया गया पश्चिमी वर्ग। कौन सा वर्ग बताया गया, तो भाई इनके द्वारा रखा है पश्चिमी वर्ग को रखा गया। पश्चिमी वर्ग के साथ साथ हम देखते हैं कि पश्चिम वर्ग के साथ साथ इनके द्वारा और क्या रखा गया, मुंडा रखा गया। कौन सा रखा गया, मुंडा रखा है। और मुंडा के साथ साथ अंतिम जो छठवां वर्ग बताया वह बताएगा मंगोलाइड। कौन सा बताएगा, मंगोलाइड। तो ये 6 प्रकार के वर्गों का उल्लेख जाति की विशेषताओं के आधार पर इसके द्वारा किया, तो यह जीएस घुरिये जी के द्वारा किया गया। और वाकई में जाति के बाद इनका एक और कथन यह आता है जीएस घुरिये जी का, कि वास्तव में जो जाति रही है ना, जाति प्रणाली को इन्होंने क्या कहा, इंडो आर्यन ब्राह्मण का बच्चा। जाति के बारे में ये क्या कहते हैं, जाति इंडो आर्यन का, जाति इंडो आर्यन का बच्चा रहा। इंडो आर्यन का, ये कोटेशन कई बार आ चुका है फ्रेंड, आर्यन का बच्चा रहा, का बच्चा, है ना, इंडो आर्यन का बच्चा रहा। और साथ ही साथ ये कहते इंडो आर्यन का बच्चा रहा, इंडो आर्यन का, नहीं ऐसा नहीं, इंडो आर्यन, इंडो आर्यन संस्कृति है शायद, इंडो आर्यन संस्कृति में, इंडो आर्यन संस्कृति में, हाँ संस्कृति में ब्राह्मणों का शिशु, ब्राह्मणों का शिशु जिसका पालन पोषण, ब्राह्मणों का शिशु जिनका पालन पोषण, पालन पोषण कहाँ हुआ है, तो भाई इनका कहना है भाई इनका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ। क्या कहा इनके द्वारा, जिनका पालन पोषण कहाँ हुआ, गंगा के मैदान में हुआ। और गंगा के मैदान में हुआ, वहीं से जो जाति रही है वे आगे 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 धीरे धीरे फैलती गई। ऐसा कहना किसका रहा, ऐसा कहना घुरिये जी के द्वारा कहा गया है। वहीं पर जाति में परिवर्तन की बात भी की, जाति में परिवर्तन किन आधारों पर हुआ, इसकी बात भी हमारे गुरु जी करते हैं कि भाई जाति में जो परिवर्तन पाया गया या जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में घुरिये जी की 2 प्रमुख विचारधाराएं ने, है ना, घुरिये ने परिवर्तन में क्या है, प्रमुख 2 धाराओं का उल्लेख किया है। कितनी धाराओं की बात करते हैं यहाँ पर, 2 धाराओं की बात घुरिये जी के द्वारा की गई है। पहली धाराओं के बारे में इनका क्या कहना रहा है, तो पहली धारा के बारे में यह कहते हैं कि भाई गांधीवादी जो विचारधारा रही है, कौन सी वादी, गांधीवादी जो धारा रही है। पहली विचारधारा क्या मानते हैं कि गांधीवादी विचारधारा। अब गांधीवादी विचारधारा क्या हुआ करती थी, तो इनकी व्यवस्था क्या थी, गांधीवादी विचारधारा की वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना। यह विचारधारा क्या कहती थी कि वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना, कैसे, वर्ण व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना, वर्ण व्यवस्था को क्या करना भाई, स्थापित करना, यह गांधीवादी विचारधारा हुआ करती थी। ठीक है, दूसरी विचारधारा इनके द्वारा क्या है, मिश्रण की विचारधारा, है ना। दूसरी विचारधारा क्या रखी गई, दूसरी विचारधारा सम्मिश्रण की विचारधारा रखी गई। सम्मिश्रण या सामूहिकरण। पहली विचारधारा क्या बताई इनके द्वारा, तो पहली विचारधारा के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि गांधीवादी विचारधारा रही, और दूसरी विचारधारा जो गुरु जी के द्वारा बताई गई वह क्या, सम्मिश्रण या समूहीकरण की विचारधारा को इन्होंने प्रमुख माना। और इस विचारधारा में क्या कहते हैं, तो इस विचारधारा के अंतर्गत ये कहते हैं, इनका कहना रहा कि हिंदू जो समाज रहा, हिंदू समाज, हिंदू समाज जाति विहीन समाज में बदल गया। हिंदू समाज किसमें, जाति विहीन समाज में बदल गया, जाति विहीन समाज में बदल गया, समाज में बदल गया। ऐसा कहना रहा कि इनका जीएस घुरिये जी का, जाति के बारे में भाई जाति का जो परिवर्तन हुआ,
जैसे पहले हम सिर्फ वर्ण व्यवस्था पर आधारित तो वर्ण व्यवस्था के, फिर वर्ण व्यवस्था का जो विकृत स्वरूप देखा हमने, और उस विकृत स्वरूप के अंतर्गत हमने क्या देखा, जाति को देखा। तो कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा कहती भाई वर्ण व्यवस्था को स्थापित कर लिया जाए, लेकिन दूसरी जो विचारधारा रही उस विचारधारा के अंतर्गत कहा गया भाई सम्मिश्रण, यानी कि कहीं ना कहीं और जो जातियां रहीं वह धीरे 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 क्या होती गई, विलय होती गई, और उनका क्या होता गया, एक सामूहिकरण होता गया। और उस सामूहिकरण में जाति क्या हो गई, भिन्न हो गई, यानी जाति ना कहीं हटती चली गई। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए जाति के बारे में कई प्रकार के हमें अध्ययन मिल जाते हैं। जैसे वेरियर एल्विन का अध्ययन की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने भी एकीकरण की बात की गई है, ठीक है ना। ड्यूडिमा की बात करते हैं तो वहाँ पर पवित्रता और प्रदूषण की बात में हम जाति में भिन्नता देख पाते हैं। श्रीनिवास की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी प्रभुत्व के आधार पर बात की जाती है। तो विभिन्न अध्ययनों के आधार पर हमारे पास जाति के कई अध्ययन हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं आदिवासी की, है ना। अगली अध्ययन में जो हमने बांटी थी इनकी आदिवासी। आदिवासी क्या होते हैं, आदिवासी कहें, वनवासी कहें, आदिवासी कहें या वनवासी कहें या जनजाति कहें। देखिए आदिवासी यानी कि एक ऐसे व्यक्तियों के समूह की बात की जा रही है जो मूल रूप से कहाँ पर निवास कर रही है, जंगलों में या पहाड़ी एरिया में निवास कर रही है। एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र पर स्थिरता, या ये कहें कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सीमित जो समुदाय है उसे हमने क्या कह दिया, आदिवासी कह दिया। और इस आदिवासी की जब हम बात कर रहे हैं तो निश्चित बात है कि भाई आदिवासियों की जब बात की जा रही तो भाई इनकी स्वयं की क्या हो गई, भाई आदिवासी कहाँ है। सबसे पहली बात तो एक समुदाय के बारे में बात करें कि ये क्या है, एक समुदाय है, ठीक है ना। क्या है फ्रेंड, एक समुदाय है। और जो समुदाय है वह समुदाय कहाँ निवास कर रहा है, तो हमने कहा कि भाई जंगलों में निवास कर रहा है समुदाय, जंगल हो गया, या हमने कहा कि भाई पहाड़ी क्षेत्र हो गया, है ना, जंगल हो गया या पहाड़ी क्षेत्र की हमने बात कर दी। या हमने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, शहर की मुख्य धारा से दूर, किसकी, शहर की मुख्य धारा से दूर है, शहर की मुख्य धारा से दूर, ठीक है ना, मुख्य धारा से दूर। यह तो मूल रूप से हम देख ही पाते हैं, लेकिन जब हम जाति की और विस्तार से देखते हैं तो हमने पाया कि जो भी हमारी जाति है उसकी स्वयं की क्या है भाई, स्वयं की एक निश्चित संस्कृति है। जो भी आदिवासी हैं जाति हैं तो हमने कहा कि ये सांस्कृतिक रूप से अलग होते हैं, इनकी स्वयं की संस्कृति है, स्वयं की भाषा भी है, स्वयं के नृत्य गायन रीति रिवाज, है ना, स्वयं की क्या है भाई हाँ रीति रिवाज की बात भी हम कर लें, भाई स्वयं के क्या है, कुछ रीति रिवाजों की बात भी है इनकी अलग होती है। रीति रिवाज हो गए, विभिन्न प्रकार की स्वयं की परंपराएं जो इन्हें अन्य जातियों से क्या करती हैं, अलग करती हैं। संस्कृति है, परंपरा है, देवी देवताएं हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से जो समूह हमारे पास बन के निकलता है हम उस समुदाय को क्या कह देते हैं भाई, उस समुदाय को हमने क्या कह दिया, जनजाति कह दिया या आदिवासी कह दिया। जब हम यहाँ पर अध्ययन देखते हैं जीएस घुरिये जी का अध्ययन आदिवासी में, तो 10 शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत इन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया। क्या है पुस्तक का नाम, 10 शेड्यूल ट्राइब, ये हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो 10 शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत जो जेएस घुरी जी का अध्ययन रहा वो इस पुस्तक के अंतर्गत रहा। अब इस पुस्तक के अध्ययन में इन्होंने क्या पाया, तो देखिए इनका जो विशेष रूप से जो अध्ययन रहा वास्तव में ऐतिहासिक प्रशासनिक अध्ययन जो इन्होंने आदिवासियों पे किया, ऐतिहासिक प्रशासनिक और सामाजिक पक्ष देखे। कौन कौन से देखे, तो सबसे पहला ऐतिहासिक प्रशासनिक और तीसरा सामाजिक, है ना। देखिए सभी समाज में रह रहे हैं तो इसलिए सामाजिक जो पक्ष है तो वह तो हमें देखना निश्चित हो जाता है, और खासकर हम समाजशास्त्र से हैं तो निश्चित बात है हमें सामाजिक पक्ष देखना काफ़ी उपयोगी या महत्वपूर्ण होता ही है। ऐतिहासिक की भी पहले से जाति किस प्रकार से चली आ रही थी
वो देखा। प्रशासनिक यानी कि जब हम आज़ाद हो गए या आज़ाद का जो हमारे लिए नीतियाँ बनाई गई, जो प्रयास किए गए, वो किस प्रकार के प्रयास थे जातियों के लिए, वो हम देखेंगे प्रशासनिक में। यानी शासन प्रशासन के द्वारा जनजातियों के लिए किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उपबंध बनाए गए, क्या उनके लिए अधिकार प्रदान किए गए और किस प्रकार से उनके आगे विकास वाली यात्रा को आगे बढ़ाया गया, ये हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो लिया गया घुरिया जी का जो अध्ययन रहा वो किस पर रहा, तो महाराष्ट्र की कोली जनजाति पर। किसकी? महाराष्ट्र की कोली आदिवासी या कोली जनजाति की हम बात करेंगे यहाँ पर। जो अध्ययन केंद्रित रहा जीएस घुरिया, महाराष्ट्र की कोली आदिवासी पर केंद्रित रहा है ना, कोली आदिवासी पर इनका अध्ययन केंद्रित रहा। आदिवासी पर केंद्रित रहा। यदि पूछा जाए कि भाई जीएस घुरिया का जो अध्ययन रहा वह कहाँ पर केंद्रित रहा, तो निश्चित बात है महाराष्ट्र की कोली जाति पर या आदिवासियों पर जीएस घुरिया का जो अध्ययन रहा वह केंद्रित रहा। अब इस अध्ययन में इनके द्वारा क्या बताया गया, तो यहाँ पर इनका कहना क्या रहा है कि भाई ये जो जनजाति है इसे हिंदुओं से अलग पहचानने की आवश्यकता नहीं है ना। इनका कहना क्या रहा है कि जो भी जनजाति है या आदिवासी हैं, आदिवासी को हिंदू से अलग पहचानना, हिंदू से अलग पहचानना, हिंदू से अलग पहचानना आवश्यक नहीं। भाई आवश्यक क्यों नहीं, तो यहाँ पर जब यह बात आती है कि भाई आवश्यक क्यों नहीं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सी जो जनजातियां हैं वे कहीं ना कहीं हिंदुओं के संपर्क में आकर हिंदुओं के जो रीति रिवाज हैं, जो हिंदुओं की जो परंपरा है उसमें घुल मिल गए हैं। घुल मिल जाने के कारण वह जनजाति या वह आदिवासी अपने आप को उस हिंदू समाज से विभेद नहीं कर पा रहा है, वह पूर्णतः हिंदू संस्कृति में रच बस गए हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई आवश्यक नहीं है कि आप उस जनजाति को क्या कहें, अलग करें। अब नहीं करेंगे तो भाई क्या है, तो इन्होंने कहा कि भाई उन्हें अलग मत कीजिए बल्कि उन्हें पिछड़े हुए हिंदू कह दीजिए। क्या कहा इन्होंने? आवश्यक नहीं बल्कि, क्या कहा इन्होंने आगे, बल्कि उन्हें पिछड़े हिंदू कहें। बल्कि उन्हें क्या कहें भाई? पिछड़े हिंदू। इस शब्द को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई इनके द्वारा, पिछड़े। जिस प्रकार गांधी, जिस प्रकार मैं कहूँ कि भाई गांधी जी ने क्या कहा था, हर गिरिजन की बात कही थी, टेरी एल्विन ने एकीकरण की बात की गई थी, इसी प्रकार कोटेशन आ सकता है कि जीएस घुरिया के द्वारा जनजातियों के बारे में क्या कहा गया है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जीएस घुरिया ने जनजाति के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पिछड़े हुए हिंदू शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे ये क्या कहते हैं भाई, पिछड़े हुए हिंदू की बात कह दी इन्होंने, और इन्होंने कुछ उदाहरण ऐसे भी रखे कि भाई इन, जैसे कि हमने कहा कि जो हमारे क्षेत्र के आसपास की जातियां हैं वह पूर्ण रूप से हिंदू जातियों में क्या है, हिंदू समाज में घुल मिल गए, उनके देवी देवताओं को मान रही हैं, उनकी परंपराओं को मान रही हैं। ऐसे उदाहरण भी इनके द्वारा रखे गए इन्होंने कि भाई संथाल है, हो है, मुंडा है। ये जो जनजातियां कहाँ नहीं, धीरे धीरे हिंदू समाज की परंपराओं रीति रिवाजों को पूर्णतः इन्होंने क्या कर लिया, रच बस गई इसमें, है ना। इसलिए इन्हें अलग मत कीजिए। और इनका कहना रहा, जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई जो हमारे पश्चिम क्षेत्र की बात की इन्होंने, संथाल, भीड़, गौड़, किन किन की बात की इन्होंने, भाई संथाल की बात की, संथाल है, भील है, गौड़ है, भील, गौड़। देखिए बेसिकली ये जो जनजातियां हैं, तो इन जनजातियों ने क्या किया, पश्चिमी जो केंद्रीय तथा जो कहाँ, जो केंद्रीय तथा कहाँ रहती हैं, पश्चिमी भारत में। कहाँ रहती हैं? पश्चिमी भारत में निवास करती हैं, पश्चिमी भारत में निवास करती हैं।
निवास करती हैं, पश्चिमी भारत में निवास करती हैं। इनके प्रमाण भी ऐसे मिले, जब ये निवास कर रही हैं करते हैं तो इनके प्रमाण मिले, निवास करती हैं। ऐसे प्रमाण मिले कि भाई ये हिंदू समाज में रच बस गए, इस प्रकार के ऐसे प्रमाण मिले, जिसके कारण इन्होंने कहा पुरी जी ने कि भाई इन्हें क्या कह दिया जाए, पिछड़े हुए हिंदू कहा जाए। क्लियर यहाँ तक। और फिर सुधार की बात घुरिये जी ने की कि आखिर इन जनजातियों को जो सुधार किया गया है, भाई सुधारा भी गया है, तो इनके द्वारा कुछ मिशन की बात की, जैसे आर्य समाज की बात की कि भाई आर्य समाज के द्वारा भी सुधार कार्य किया गया, रामकृष्ण मिशन के द्वारा भी सुधार कार्य किया गया। आर्य समाज है आपका, रामकृष्ण मिशन है, तो इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा जो सुधार कार्य किए गए, उन सुधार कार्यों से भी हमने जनजातियों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे हैं। और धीरे धीरे परिवर्तन आते गए, और परिवर्तन में क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आए और धीरे धीरे ये हिंदुओं में मिलती चली गई। देखिए, जब हम कहा ना कि पहला प्रारंभिक अवस्था जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि भाई एक भूभाग, यानी कि एक भूभाग में जो जनजाति निवास कर रही है, निश्चित बात है यहाँ पर वह जनजाति रह रही है, लेकिन विभिन्न प्रकार की समाज में परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं चली, चाहे हम आधुनिकीकरण की बात करें, वैश्वीकरण की बात करें, या परिवर्तन किसी भी प्रकार की जब हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो जनजातियां हैं वह भी निकल के ऊपर हमारे क्षेत्र विशेष में जब आगमन हुआ, तो निश्चित बात है बाहर की संस्कृति से जब कोई भी मिलता है, निश्चित बात है वहाँ पर परिवर्तन अवश्य आता है। जैसे कि श्रीनिवास की अवधारणा की यदि हम संस्कृतिकरण या ब्राह्मणीकरण की बात करें, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि जो निम्न जनजातियाँ व उच्च जनजाति की शैली को अपना रही हैं, संस्कृति को अपना रही हैं, और कुछ समय के उपरांत अपने आप को क्या है, उच्च जाति में पदस्थ कर लिया करते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन हमारे कई पाए गए। और यदि यहाँ पर हम वेरियर एल्विन की बात करें, ठीक है ना, एल्विन के द्वारा इन्होंने उपवन की संज्ञा दी थी। किसकी बात की, उपवन की बात की। कौन सी पुस्तक में की थी, पुस्तक है लॉस ऑफ नर्व। किसमें की थी, इनके द्वारा लॉस ऑफ नर्व में की गई थी। किसमें की गई थी, लॉस ऑफ नर्व। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने कौन सी अवधारणा दी, तो इन्होंने उपवन की अवधारणा दी। वहीं गांधी जी ने एकीकरण की बात की कि भाई जो है वो सबको एकीकरण कर दिया जाए, लेकिन बाद में हालांकि उनके द्वारा एक अलग उन्हें हरिजन तो अनुसूचित जाति को कह दिया गया। वहीं गिरिजन किसको कह दिया गया कि भाई और जो आदिवासी रहे उन्हें गिरिजन कह दिया गया। तो ये जो अध्ययन रहा, ये किसका अध्ययन रहा, ये रहा हमारे जीएस घुरिये जी का। और जैसे घुरिये की बात करें तो घुरिये जी का जो अध्ययन रहा, इसे घुरिये जी ने किसकी बात की, आत्म सात्मीकरण की बात की। इनके द्वारा आत्म सात की, ठीक है ना, आत्मसात की बात घुरिये जी के द्वारा की गई। एल्विन के द्वारा उपवन की बात की गई, है ना। और जैसे कि गांधी जी के द्वारा अलग प्रक्रिया रही। तो फ्रेंड, ये हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्या देखा, जीएस घुरिये जी की कुछ विशेष रचनाओं के बारे में बात की। इसी का सेकंड पार्ट जब मैं लेके आऊँगा, तो जो हमारी बची हुई रचनाएं हैं जीएस घुरिये जी की, हम उन पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कंटिन्यू रह सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा वो आपका यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।